One. वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉकहोम कन्वेंशन के बारे में। इन द लास्ट वीडियो वी टॉक्ड अबाउट स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के बारे में था, जहां से एनवायरमेंटल टॉक्स और ट्रीटीज की शुरुआत हुई थी। आज हम बात करेंगे स्टॉकहोम कन्वेंशन के बारे में, जो कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के बारे में है। आप देख सकते हैं, दिस इज स्टॉकहोम कन्वेंशन। दिस वाज अबाउट persistent organic pollutants and it was signed on 22 मई 2001 में इसको साइन किया गया था। क्योंकि कन्वेंशन है तो कन्वेंशन अपने आप में एक ट्रीटी है, ट्रीटी की तरह साइन की जाती है और उसके बाद इफेक्टिव डेट होती है, उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। तो 22 मई 2001 को इसको साइन किया गया था और 17 मई 2004 को ये इफेक्टिव हो गई थी, जब इसको साइन कर दिया गया था कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ कंट्रीज के द्वारा। अब कितने ने साइन किया, क्या उसकी वो टर्म्स एंड कंडीशन थी, दैट इज नॉट एग्जैक्टली रिक्वायर्ड, बट सिर्फ इतना सबसे ज्यादा जरूरी कंसेप्ट ये है कि स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है वो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के बारे में है। ये क्या होते हैं ये हम अभी देखने वाले हैं। और दूसरी चीज जो जरूरी है, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस और स्टॉकहोम कन्वेंशन दो अलग अलग चीजें हैं, ये आपने ध्यान रखना है। इट एम्स, अब इसका एम क्या है, इट एम्स टू एलिमिनेट और रेस्ट्रिक्ट द प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ पीओपीज। जो पीओपीज हैं, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हैं, जो लंबे ऐसे ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स जो लंबे समय तक एनवायरनमेंट में रहते हैं। परसिस्टेंट मतलब कॉन्टिन्यूस मोड में रहने वाले। ऐसे पीओपीज के यूज एंड प्रोडक्शन को एलिमिनेट करना और रेस्ट्रिक्ट करना, ये इसका टोटल ओवरऑल एम है। अब इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई? इसकी शुरुआत की गई थी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा 1995 में। इसके बारे में यूएनईपी के द्वारा एक स्टडी की गई थी। यूएनईपी की जो गवर्निंग काउंसिल है उसके द्वारा एक स्टडी की गई और वहां पर उन्होंने कहा कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए पीओपी के बारे में। इन द लास्ट वीडियो व्हेन वी टॉक्ड अबाउट स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, आपने देखा था स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो 1972 में हुई थी, उसके एक आउटकम के तौर पर यूएनईपी बना था। और यूएनईपी के एक स्टेप के आउटकम, यूएनईपी का एक स्टेप 1995 में जो इसकी गवर्निंग काउंसिल ने स्टडी की, उसके एक स्टेप के तौर पर स्टॉकहोम कन्वेंशन आया है। तो आप देखिए, लिंक आप अगर बनाना चाहें तो बन सकता है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक इन डिटेल अबाउट यूएनईपी, ये क्या है, कैसे काम करता है। बट फिलहाल के लिए तो पीओपीज के बारे में है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के बारे में। चलिए, अब पीओपी होते क्या है? पीओपीज आर द केमिकल्स जो रिमेन करते हैं एनवायरनमेंट में, लंबे पीरियड तक रहते हैं एनवायरनमेंट में, ज्योग्राफिकली बहुत दूर दूर तक फैल जाते हैं, बहुत ही दूर दराज के एरिया में फैल जाते हैं। एक्यूमुलेट इन द फैटी टिश्यू ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये बायो एक्यूमुलेट करते हैं। जो पीओपीज होते हैं ये, आप अगर इनके बारे में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये बायो एक्यूमुलेट करते हैं। बायो एक्यूमुलेट का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जाता है वाया फूड प्रोडक्ट्स और एयर, कैसे भी जा सकता है, और जो उसका डिस्पोजल का रेट है वो कम होता है, उसका एक्यूमुलेट होने का रेट ज़्यादा होता है। और क्योंकि ये टॉक्सिक हैं, और ये वाइल्ड लाइफ के लिए भी और ह्यूमंस के लिए, दोनों के लिए ही टॉक्सिक हैं, तो अगर ये ह्यूमन बॉडी में जाकर के एक्यूमुलेट हो जाएंगे तो फिर ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे ह्यूमंस के लिए भी और जो एनिमल्स हैं उनके लिए भी। तो ये केमिकल होते हैं जो लंबे समय तक एनवायरनमेंट में रहते हैं, इस कारण से, क्योंकि जल्दी से डिग्रेड नहीं होते हैं, इस कारण से एनवायरनमेंट में और जोग्राफिकली एरियाज में दूर दूर तक फैल जाते हैं। एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स के टिश्यू में एक्यूमुलेट कर जाते हैं और फिर उनको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। दे सर्कुलेट ग्लोबली एंड कैन कॉज डैमेज वेयर एवर दे ट्रेवल, नुकसान तो पहुंचाएंगे ही क्योंकि टॉक्सिक हैं। Stockholm Convention focuses on eliminating or reducing releases of 12 POPs. ये एक कंसेप्ट है जिसको यहाँ पर ध्यान रखिएगा। डर्टी डजन, जो यूएनईपी है, जो हमने यहाँ पे बात की थी, यूएनईपी ने 1995 में एक स्टडी कंडक्ट की थी। ये स्टडी इसने 12 ऐसे केमिकल के बारे में की थी, 12 ऐसे परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के बारे में बात की थी जो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, जो वर्स्ट अफेक्टिंग है एनवायरनमेंट को और ह्यूमंस को और एनिमल्स को। ऐसे 12 पीओपीज को नाम दिया गया है डर्टी डजन। तो आपने ध्यान रखना, डर्टी डजन का जो कंसेप्ट है वो स्टॉकहोम कन्वेंशन से रिलेटेड है और इसको एलिमिनेट करने का और इनके यूज को रिड्यूस करने का कंसेप्ट यहाँ पर लाया गया है। नेक्स्ट, अब इनसे होता क्या है? अगर एक्सपोजर टू पीओपीज कैन लीड टू सीरियस हेल्थ इफेक्ट, बहुत सारे हेल्थ हजार्ड्स हैं यहाँ पर
जैसे कैंसर हो सकता है, बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं, डिसफंक्शनल इम्यून सिस्टम का काम करना बंद कर देना, ऐसा भी हो सकता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ग्रेटर ससेप्टिबिलिटी टू डिजीज बीमारियां होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, और नर्वस सिस्टम पर भी इसका असर पड़ेगा। तो ये देख लीजिए सारे इम्पैक्ट्स हैं पीओपीज के। और क्योंकि एक वाइड एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं जोग्राफिकली, लॉन्ग रेंज इनका ट्रांसपोर्ट होता है, कोई भी एक गवर्नमेंट अपने आप में इनको प्रोटेक्ट मतलब इनको रोक नहीं सकता है, इनको प्रिवेंट नहीं कर सकता है। ये एक वर्ल्ड वाइड ही काम किया जाए, हर एक गवर्नमेंट इसके लिए काम करे, हर एक देश इसके लिए काम करे, तभी हो सकता है। क्योंकि पॉल्यूटेंट्स अगर एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं वाया एयर और वाया वाटर, तो उसके ऊपर कोई एक सरकार अकेले काम नहीं कर सकती है। तो इट नीड्स टू बी ए कंसर्टेड एफर्ट, इट नीड्स टू बी ए कलेक्टेड एफर्ट। ये आप इसके लिए ध्यान रखेंगे। अब जो स्टॉकहोम कन्वेंशन है उसके बेसिकली 5 एसेंशियल एम्स हैं। सबसे पहला, एलिमिनेट डेंजरस पीओपी स्टार्टिंग विद 12 वर्स्ट। जो डर्टी डजन है सबसे पहले उनको एलिमिनेट कर देना है और उनके यूज को मिनिमाइज कर देना है जितना कम हो सके। अब उनको कम करेंगे तो उनका जो भी जहां पर भी यूज हो रहा है उनके लिए अल्टरनेटिव्स की फाइंड आउट, सेफर अल्टरनेटिव्स ढूंढने उनके लिए। उसके बाद ये 12 तो कम करनी है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ ये 12 डर्टी डजन को ही कम करना है, इनके अलावा जो एडिशनल पीओपीज हैं उनको भी फाइंड आउट करना है, उनको भी टारगेट करना है, उनको भी यूज में कम लाना है। और जो इनके जो एक स्टॉक पाइल्स, जो उनके कहीं पर स्टॉक बने हुए हैं, ढेर लगा हुआ है कहीं पर, तो वो भी आपने कम करने हैं। और जिन इक्विपमेंट्स में रखे हुए हैं, जिस एक तरीके से जिस एनवायरनमेंट में इनको रखा, उस एनवायरनमेंट को भी क्लीन करना है। और वर्किंग टुगेदर फॉर ए पीओपी फ्री फ्यूचर, ये 5 एम है स्टॉकहोम कन्वेंशन के। बेसिकली पीओपीज को कम करना है, खत्म करना है, उनके अल्टरनेटिव्स ढूंढने हैं। नेक्स्ट उसमें आते हैं, हम देखते हैं। अभी अगर इतना सारा काम करेंगे तो इसके लिए पैसा चाहिए, क्योंकि पीओपीज को आपने अल्टरनेटिव ढूंढने हैं, आपने इन सब के लिए काम करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी चाहिए, फाइनेंस चाहिए। वो जो फाइनेंस दिया जाएगा वो ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी के द्वारा दिया जाएगा। दिस इज द डेजिग्नेटेड इंटरिम फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर द स्टॉकहोम कन्वेंशन। जीईएफ अपने आप में एक फैसिलिटी है जो एनवायरमेंटल इश्यूज को हैंडल करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट देती है। ये भी एक वर्ल्ड वाइड बॉडी है, इंडिविजुअल बॉडी है। दिस डज नॉट कम अंडर यूएन। ये एक इंडिविजुअल बॉडी है, गवर्नमेंट्स के द्वारा और जो इंडस्ट्रियल हाउसेज है उनके द्वारा, साइंटिस्ट के द्वारा। इसके बारे में वी विल टॉक अबाउट सेपरेटली। जीईएफ कहाँ पर किन किन चीज़ों को सपोर्ट करता है। ये सिर्फ स्टॉकहोम कन्वेंशन को सपोर्ट नहीं करता, ये यूएन FCCC को भी सपोर्ट करता है। कॉम्बैट वो डेसर्टिफिकेशन को कॉम्बैट करने के लिए भी काम करता है। मिनामाटा जो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, कन्वेंशन हुई थी, उसके लिए भी काम करता है। और कई सारे और जगह पर भी यहाँ से फंडिंग की जाती है। आप ये ध्यान रखेंगे स्टॉकहोम कन्वेंशन की फंडिंग भी जीईएफ से की जाती है। और स्टॉकहोम कन्वेंशन एक लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट है, ध्यान रखिएगा। बहुत सारी ट्रीटीज हो जाती हैं जो लीगली बाइंडिंग नहीं होती हैं। स्टॉकहोम कन्वेंशन अपने आप में लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट है, मतलब इसके अंदर अगर कोई डिसीजन लिया जाएगा तो वो बाध्य है, सबको वो मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि देश की अपनी मर्जी है कि, या किसी सरकार की अपनी मर्जी है कि माने या ना माने। अगर यहाँ पर कोई भी डिसीजन लिया जाएगा तो इट विल बी बाइंडिंग। चलिए, इसके बाद कन्वेंशन जो है, अब इसके अंदर जो डर्टी डजन है उनको तो हटाना है ही, उसके बाद एडिशनल जो है उनको भी कम करना है। अब ये एडिशनल आइडेंटिफाई कौन करेगा और कैसे करेगा, इसके लिए एक कमेटी बनाई हुई है 31 लोगों की, जिसको हम बोलते हैं POPRC रिव्यू कमेटी के नाम से बोलते हैं उसको, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स रिव्यू कमेटी। अब ये रिव्यू कमेटी बनाई गई है टू कंसीडर एडिशनल कैंडिडेट्स नॉमिनेटेड फॉर लिस्टिंग अंडर द कन्वेंशन, मतलब ऐसे एडिशनल केमिकल्स को बताने के लिए। तो ये बार बार मीटिंग करते हैं। इसके अंदर 31 मेंबर्स हैं, यूनाइटेड नेशन के अलग अलग रीजनल ग्रुपिंग से आते हैं, और वो केमिकल्स को 3 स्टेजेस में डालते हैं। अब इतनी ज़्यादा डिटेल में जाने की आपको जरूरत नहीं है कि वो 3 स्टेजेस में डालते हैं, कैसे नॉमिनेट करते हैं, NX1 NX2, और अलग अलग जगह पर अलग अलग क्राइटेरिया लगाए हुए हैं। तो वो सब चीज़ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। आई डोंट थिंक दैट वाज वेरी मच रिक्वायर्ड, इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा है। आप ये चीज़ देख सकते हैं, जो इसकी मीटिंग हुई थी, इसकी पहली जो मीटिंग हुई थी, क्योंकि ये इफेक्टिव हुआ था 2004 में, तो 2005 में इसकी पहली मीटिंग हुई थी उरुग्वे में, पुंटा डेल एस्टे, यहाँ पर इसकी पहली मीटिंग हुई थी। अभी जो लास्ट मीटिंग, अब या तो पहली मीटिंग जरूरी है या तो लास्ट, अभी 2013, 14, 15, 16 जो लास्ट 4 मीटिंग हुई है इसकी POPRC की,
वो लास्ट की चारों मीटिंग ही यहाँ पर रोम में हुई है इसकी, इटली रोम। तो ये आप ध्यान रखिएगा। 2016 की मीटिंग कहाँ पर हुई थी? रोम में हुई थी। 15 भी रोम में, 14 13 सब रोम में हुए थे। उससे पहले जेनेवा में हुआ था 2012 में, और अभी जो पहली मीटिंग थी वो उरुग्वे में। तो पहली मीटिंग का भी आपको पता है और लास्ट मीटिंग का भी आपको पता है। तो दिस वाज अबाउट स्टॉकहोम कन्वेंशन, कि किस चीज के बारे में है, क्या टारगेट्स हैं, डर्टी डजन किसको बोलते हैं वो आपने देख लिया है। इसके बाद अब क्योंकि हमने पहले स्टॉकहोम कन्वेंशन की बात की, अब हम स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की बात कर चुके हैं। स्टॉकहोम कन्वेंशन, तो स्टॉकहोम कहाँ है वो आपको मालूम होना चाहिए। स्टॉकहोम देखिए यहाँ पर, ये स्वीडन है और ये स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम। यहाँ पर ये स्टॉकहोम का एरिया। साथ साथ थोड़ा सा जोग्राफिकल एरिया देख लीजिए। इनको हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज बोलते हैं। नॉर्वे, स्वीडन, इधर फिनलैंड, इधर रशियन फेडरेशन है। स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स चेन यहाँ पर है। ये गल्फ ऑफ बोथनिया है यहाँ पर, स्वीडन के साइड में, स्वीडन और फिनलैंड के बीच में गल्फ ऑफ बोथनिया आप यहाँ पर देख सकते हैं। नॉर्वे के ऊपर ये नॉर्वेजियन सी है, अटलांटिक सी है, नॉर्थ सी यहाँ पर है, डेनमार्क यहाँ पर ये कंट्री है। और इधर बाल्टिक सी है जो नीचे है, स्वीडन के साइड में बाल्टिक सी है, और इधर गल्फ ऑफ बोथनिया, ये ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा जोग्राफिकल एस्पेक्ट हर चीज का साथ साथ लेकर के चलें, जो भी आपने देखना है। ये देखिए इसी के अंदर ये यहाँ पर एक सरक नेशनल पार्क भी लिखा हुआ है। ऐसा कोई पूछेगा नहीं दूसरे कंट्री के नेशनल पार्क को, बट जस्ट एक जनरल आइडिया आपको होना चाहिए कि ये गल्फ पूछा जा सकता है, नॉर्दर्न सी, बाल्टिक सी कहाँ पर है, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसी चीज को एक पूरे यूरोपियन कंटेक्स्ट में देखते हैं। ये दिस इज स्वीडन विच वी आर टॉकिंग अबाउट। यहाँ पर आपका स्टॉकहोम, बाल्टिक सी, गल्फ ऑफ बोथनिया, बेरेन सी, रशियन फेडरेशन, नॉर्वेजियन सी, नॉर्थ सी, दिस इज ब्रिटिश का वो कंसेप्ट है। यहाँ पर इंग्लिश चैनल, गल्फ ऑफ, बे ऑफ बिस्के, डेनमार्क। तो ये आप देख सकते हैं पूरा का पूरा। मेडिटेरेनियन सी, ब्लैक सी। तो बाल्टिक सी अब आपको ध्यान रहना चाहिए यहाँ पर कि स्वीडन के साइड में है बाल्टिक सी इधर। नेक्स्ट अगर इसको और थोड़ा सा दूसरे एस्पेक्ट में देखें फिर से, दिस इज स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स, ये हमारा स्वीडन, ये स्टॉकहोम, बाल्टिक सी, नॉर्थ सी, और ये सारा आप देख सकते हैं गल्फ, बे ऑफ बिस्के, लिगुरियन सी। तो थोड़ा सा जोग्राफिकल एस्पेक्ट हर चीज़ों का साथ साथ देखते रहें जहाँ पर भी आप पढ़ रहे हैं। इसको कोला पेनिनसुला बोलते हैं, ये अपने आप में देख सकते हैं आप। आइबेरियन पेनिनसुला ये है यहाँ पर, एपेनाइंस, पायरीन्स, ये आप देख सकते हैं। क्रीमियन पेनिनसुला, क्रीमिया 2014 में बहुत ज़्यादा चर्चा में था क्योंकि रशिया ने इसको अपने अंदर एनेक्स कर लिया था। तो ये बाल्कन पेनिनसुला है नीचे, आप देख सकते हैं। एड्रियाटिक सी, आयनियन सी, ये देखिए अल्बोरान सी, यहाँ पर जिब्राल्टर है आप जानते हैं। ये स्पेन है, इधर इधर फ्रांस है, इधर पुर्तगाल है। सो दिस इज जस्ट अ कंसेप्ट कि आप जहाँ पर भी जिस भी एरिया की बात कर रहे हैं आप उसके साथ उसका ज्योग्राफिकल कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा देखते रहें। हम भी कोशिश करेंगे साथ साथ यहाँ पर कवर करते रहेंगे। सो दिस वाज अबाउट स्टॉकहोम कन्वेंशन एंड अबाउट स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। पूरी तरह इसको कर लिया। नेक्स्ट वीडियो विल बी अबाउट यूएनईपी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स।